नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें हमारे सभी आंसर क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और हम हमारे चैनल पर, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ऑल टोटल सभी विषय के बारे में क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं, जैसा कि ज्योग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, बायोलॉजी के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में बात करते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम अपने 60 क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 370 में लास्ट किए थे अपना क्वेश्चन, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है वह 371 से शुरू होगा। ठीक है, 371 से लेकर के 430 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों? ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जो है ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, पारिस्थितिक नेके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? तो ग्रीनलेस ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो समुद्र है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कौन सा है? तो कार्बनिक कृषि। ठीक है, कार्बनिक कृषि जो है पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो कौन सा वृक्ष है? तो नीम का वृक्ष है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा बी। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष जो है नीम है। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तो तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक। ठीक है, परजैविक कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो जैन उड़ान। ठीक है, जैन उड़ान जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अगला है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली इस विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो डार्मेटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक का अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इंथियोलॉजी कहलाता है। मछलियों के अध्ययन से संबंधित जो है इंथियोलॉजी। अगला प्रश्न है, वसंगति के नियम का अध्ययन को कहते हैं। वसंगति के नियमों को अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। अगला है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यूनेनिक्स। ठीक है, यूनेनिक्स कहलाते हैं। राइट आंसर रहेगा ए। अगला है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला है, आधुनिक
एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो लिस्टर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है? तो वाटसन। ठीक है, वाटसन को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, रक्त समूह का आविष्कारक है। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो लैंड स्टीनर जो है रक्त समूह का आविष्कारक है। अगला, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बनाल के द्वारा किया गया था। अगला है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो चेचक रोग से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो एम्पिथेलियमिक ऊतक जो है इसका कार्य करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो एम्पिथेलियमी ऊतक जो है घाव भरने में सहायक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, निम्न में से एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी है? तो वसामय ऊतक जो है उत्तरदायी है। अगला है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है न्यूरॉन है। अगला है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे किसके द्वारा होता है? तो यह तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। अगला है, ऊंट का कुबाड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसामय ऊतक का यह बना होता है। अगला प्रश्न है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा ऊतक के कारण जो है मोटापा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण है। तो ऊतक का उदाहरण क्या है? तो रक्त है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है? तो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो प्लूरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर किसका बना होता है? तो यह एनामिल का बना होता है। अगला है, नाभि रज्जु है। तो नाभि रज्जु क्या है? पौड़ संयोजी ऊतक है नाभि रज्जु। अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी इकाइयाँ हैं। अनुवांशिकी इकाइयाँ क्या है? जीन है। ठीक है, अनुवांशिकी इकाइयाँ जीन है। अगला प्रश्न है, जीन अवशोषित अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। अगला है, जीन क्या है? जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है जीन। अगला प्रश्न है, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है? तो कौन है? जोहसन। ठीक है, जोहसन जो है जीन के वैज्ञानिक नाम वाले हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है? कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बना दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है, माता पिता गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो गुणसूत्र के द्वारा जो है स्थानांतरित होते हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो उपयुक्त दोनों मतलब अनुवांशिका विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण जो है माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट स्टूडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टूडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।